राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नवगठित भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के विपक्षी सांसद पिछले 3 दिनों से सदन की कार्यवाही में व्यवधान कर रात भर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे रहे। IRCTC यात्रा करने वाले हर आम इंसान की जरूरत है। करोड़ों लोग रोजाना इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक करते हैं। रेलवे की इस ऐप में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण IRCTC की साइट बंद कर दी गई है। एक लाल डायरी ने राजस्थान की राजनीति को चुनाव से पहले दिलचस्प मोड़ दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी ने उनके विरोधी बने 3 साल पहले जयपुर में चल रहे IT/ED छापे के दौरान डायरी को गायब करने के अपने चौंकाने वाले बयान से सनसनी मचा दी है। भारत मौसम विज्ञान ने कर्नाटक के सभी तटीय जिलों और मलनाड क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया। हिंसा के बीच मणिपुर में एक और मुसीबत। बीते 2 दिनों में आए 700 से अधिक म्यांमार नागरिक। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के गठन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता व अन्य नेता भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF जवानों ने एक पाक तस्कर को मार गिराया। पाक तस्कर के शव के साथ संदिग्ध नशीले पदार्थों के 4 पैकेट भी बरामद किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक के उपरांत मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक में PM मोदी भी उपस्थित थे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के व्यवहार पर प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से दिखाई देता है कि उन्हें आने वाले कई वर्षों तक विपक्ष में ही रहने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का बैठक हुआ। उसमें जैसे आप सब लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिला। शुरुआत में हमने हमारे विचार परिवार के प्रमुख श्री मदन दास जी देवी और हमारे 3 संसद सदस्य गिरीश बापट, रतनलाल कटारिया और राज्यसभा के श्री दुबे जी का देहांत पर श्रद्धांजलि देते हुए हमने आज का मीटिंग शुरू किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो NDA का 25th ईयर है, ये 25th ईयर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि NDA अटल जी और आडवाणी जी का विरासत है। इसको इस 25th ईयर को हमको सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करते हुए मुलाकात करना, बैठना, आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। बहुत उत्साह से और विश्वास से ये NDA आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं, ये सेकंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हमको भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग अस, दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देश के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भोर का समय है और 75th ईयर जो अभी पूरा होने जा रहा है, इसमें
देश बदल चुका है। जब हम सत्ता संभाले थे 2014 में, इकोनॉमी में हम 10वीं नंबर पे थे और सेकंड टर्म पहुंचते तक हम 5वीं स्थान पर पहुंच गए। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। We will be the third rank in the world's economy in our third term। और ये भारत के नागरिक जो हमको बल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, इसके कारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, डेस्परेट और डायरेक्शनलेस, बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट ये कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है और यही सपना लेके हमको चलना है। विद दिस ड्रीम एंड विथ अ डिसीजन एंड विथ अ रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए कि 2047 में भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश बनना चाहिए। यही सपना लेके वी शुड लिव विद दिस ड्रीम एंड वी शुड पुट ऑल आउट एफर्ट्स फॉर दिस। 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रम अगर आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। और प्रधानमंत्री जी ने सभी एमपीओ से भी अपेक्षा की कि हर घर तिरंगा और उसके साथ ही साथ हर विधानसभा में जो कार्यक्रम करना है, उसके साथ ही साथ युवाओं का जो आशा है, देशवासियों का जो आशा है, अपेक्षा है, उसका पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करना, इसके लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी देने वाला है और उसका भी डिटेल आपको बाद में दिया जाए। संसद में मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तरीके से तकरार है। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। इन सभी के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। वहीं प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इतने सारे प्रतिनिधि संसद में 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। इस सदन में बीजेपी के दौरान ही 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस सरकार में भी 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है और हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की मांग करते हैं। जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है। मेरा पॉइंट यही है साहब, देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। सर देखिए, आप कब कहते हैं तभी मैं उठता हूँ। अब जब आप बोलने के लिए मुझे चांस देते हो तभी मैं बोलता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन एंड हाई डिसेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं बात कर रहा था तो मैं जब बात कर रहा था ओनली लीडर ऑफ अपोजिशन टेक योर सीट। यस नाउ सर, मैं प्लीज मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा था, तब लीडर ऑफ द हाउस सडनली उठ गए। मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूं, जब इतनी कोशिशें हमारी हो रही है, मेरा एक ही पॉइंट है सर, 50 लोग सतत इस 267 पे डिस्कशन करने के लिए तैयार है और वो 176 पे डिस्कशन करने के लिए वो तैयार है। तो जब इतने लोग 267 पे बात करने के लिए थे, आप जब वो उस पे जो बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का,
क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? Come to the point, sir. Come to the point. वहाँ जो Sir, come घटना to the घटी point, उसको sir. बोलना Come to चाहिए। the बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में Come to बात the करो point. ना। Come to the point. एआईसीसी मुख्यालय में संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और डॉक्टर नसीर हुसैन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे देश में गुस्से का माहौल है। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले को लेकर पीएम मोदी संसद में बोलने को तैयार नहीं है। सरकार नैरेटिव बना रही है कि वे चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है। मणिपुर में पिछले 78 दिन से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस तरह की, उससे सारे देश में एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवल्शन का माहौल है। वर्ष 2004 से लेके 14 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। और मुझे याद आ रहा है कि 17 अगस्त 2012 को जब दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग हैं उनको लेकर परिस्थितियां बिगड़ी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था। और राज्यसभा में उनके वक्तव्य के बाद राज्यसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था उत्तर पूर्व में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके परिणाम ठीक नहीं हो। और मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस इंजाम पे पहुंची है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। बीच में ये खबरें आई थी कि सरकार ने जो धारा 355 है भारत के संविधान की, उसको इन्वोक किया था। क्या वो बात सही है, नहीं सही है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व तो बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। तो इसलिए पिछले वीरवार से हम लोग जो सामूहिक विपक्ष है जिसका नाम इंडिया रखा है बेंगलुरु में, इस इंडिया अलायंस ने इसलिए पिछले 3-4 दिन से इस बात को प्राथमिकता पे रखा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सामने रखते हुए उत्तर पूर्व के जो एक विशेष परिस्थिति है जिसका संज्ञान भारत के संविधान ने भी लिया है, उसको सामने रखते हुए उनको खुद इस बात की पहल करनी चाहिए थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के ऊपर खुद चर्चा शुरू करते। लखनऊ में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व एवं कृतित्व वर्तमान परिस्थिति में विषयक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज का आयोजन अत्यंत अद्भुत है और नई प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमें आगे बढ़ने की दृष्टि देता है, विपरीत परिस्थितियों में चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आज का यह आयोजन अत्यंत अद्भुत है और एक नई प्रेरणा को देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जब कोई व्यक्ति या समाज अपने महापुरुषों और अपने गौरव पर गर्व की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस करने लग जाए तो समझ लो कि अब उसके दिन बहुत कम बचे। और ये बात अचानक स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कही। भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी परिवार के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं भी आप जाएंगे, उस परिवार ने कभी रामायण पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन पारिवारिक परंपरा में कथा और कहानी के रूप में माँ अपने बच्चे को कोई कथा सुनाती है तो राम और कृष्ण की कथा सुनाती है। वह दृश्य बचपन से ही एक बच्चे के मन में
अपना प्रभाव छोड़ती है। प्रारंभिक इन संस्कारों के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सामने क्या आदर्श होने चाहिए? महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, और उस क्षेत्र के अलग अलग कालखंडों में जिन महापुरुषों ने या जिन संतों ने इस पूरे समाज को नेतृत्व दिया, उसको एक नई प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में कोई भी अभिभावक या कोई भी संस्था उस रूप में प्रस्तुत करती है। और यही कारण था कि जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। भारत प्राचीन काल से ही भारत के रूप में रहा है, अनेक झंझावतों से जूझता रहा है। भारत अगर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, झंझावतों का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए भी भारत बना हुआ है, तो इसके पीछे वह संस्कार है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे महापुरुष कौन होंगे, किन लोगों ने हमें नेतृत्व दिया था, किन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों से हम सबके सामने एक मर्यादा का, एक आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आज भी भारत के घर घर में उन सब की चर्चा होती है। उन लोगों ने भले ही वहां पर उस क्षेत्र में नहीं गए होंगे, लेकिन कोई भी माँ बड़े गौरव के साथ उन आदर्शों को अपने बच्चे के साथ जोड़ करके उसके भावी जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। और यही सब कुछ हम सबको देखने को मिला है। ये भारत तब भारत बन पाया है, ये भारत तब भारत की इस यात्रा को, बृहद यात्रा को लेकर के आगे बढ़ पाया है। अलग अलग कालखंड में सत्ताएं आई होंगी, गई होंगी, लेकिन भारत की मूल आत्मा कभी भी अपने सत्व से विचलित नहीं हुई। ऐसे ही महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, ये सब का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो हम सबको एक नई दृष्टि देता है आगे बढ़ने की, झंझावतों से जूझने की, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर उन चुनौतियों का सामना करने की, और उन चुनौतियों का सामना करके फिर समाज और राष्ट्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की। आज इस दिशा में जानता राजा का मंचन अक्टूबर माह में 26 से 31 अक्टूबर के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अद्भुत अवसर होगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन इस आयोजन के साथ एक बड़े तबके को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। वास्तव में ये अद्भुत और बहुत सराहनीय पहल है। समाज को जोड़ना, समाज को अच्छी दिशा में प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार फिर से सरदेव भैया जी का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी नई दिल्ली में अमर क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि पर उत्तराखंडी फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन के प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि श्रीदेव सुमन जी द्वारा समाज के लिए दिया गया योगदान हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन चलाए। अनेक अमानवीय यातनाओं को सहते हुए वे कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। फिल्म के सभी कलाकारों एवं निर्माताओं को अनेक शुभकामनाएं। आज श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस भी है और मैं यहाँ आने से पहले उत्तराखंड सदन में उनको अपने श्रद्धासुमन वहाँ पर अर्पित करके आया हूँ। श्रीदेव सुमन जी वास्तव में हमारे मुक्ति के नायक थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। वहाँ पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और यह कह सकता हूँ मैं कि उन्होंने एक साधना हमारे लिए करी, आने वाली पीढ़ियों की करी। और इस प्रकार के जो महानायक हैं उन सभी महानायकों के जीवन पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ होना चाहिए और इसमें विक्रम नेगी जी और उनकी टीम आगे आई है, इसलिए मैं उनको फिर से बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है
मैं फिर से एक बार नेगी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और आप आगे बढ़िए और मुझे वास्तव में मन से आप लोगों का जो ये परिश्रम है, जो आपने काम किया है, उससे हमको श्रद्धा भी हो रही है कि आप जो है कितनी कठिन परिस्थितियों में अगर व्यक्ति जीवन में कुछ करने के ठान ले, कुछ संकल्प ले, तो उसके जीवन के अभाव उसकी मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। ये आप लोगों को देखकर मुझे लगता है आप लोग आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा बने, और हम भी आपके लिए हर जगह जो है काम करेंगे और हर जगह अपने विधायकों से भी कहेंगे, शिक्षा विभाग से भी कहेंगे, आपने जहाँ जहाँ कहा है वहाँ तो कहेंगे। उसके अलावा भी मेरे साथ मेरे सहयोगी लोग आए, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार हम सूचना विभाग से भी बात करके कि हर जगह जो है आपकी इस फिल्म को प्रमोट करें, इस फिल्म को चलाएं, हमारे बच्चों को भी दिखाएं, जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे इन महापुरुषों से ठीक प्रकार से परिचित हो, उनके जीवन परिचय से, उनके जीवन में किए हुए कामों से, और उनको प्रेरणा के रूप में लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इतना ही आप सबसे कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम में करोड़ों रुपए की लागत की दूधी सिंचाई परियोजना का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास अद्भुत संत थे। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों तथा विशेषकर सिया राम में सब जग जानी के भाव को मानकर संत रविदास ने न केवल भक्ति अपितु सेवा का भी एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आज से फिर लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। आज लाडली बहना का भी, क्योंकि 2 क्राइटेरिया में हमने परिवर्तन किया। एक 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां छूट गई थीं। हमने तय किया कि 21 से 23 साल तक की जो हमारी विवाहित बेटियां हैं वो भी लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। और एक 4 व्हीलर क्राइटेरिया था, तो उसमें ट्रैक्टर भी आ गया था। लेकिन कई छोटे किसानों के पास भी ट्रैक्टर है जो अपने खेत के साथ साथ किराए पर भी खेतीबाड़ी में ट्रैक्टर चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसलिए 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी हो, तो ऐसी बहनें जो छूट गई थी वो अब लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। आज से फिर रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले ही सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी अद्भुत संत थे। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य और विशेषकर सिया राम में सब जग जानी के भाव को मानकर उन्होंने न केवल भक्ति का बल्कि सेवा का भी एक नया इतिहास रचा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योत जलत दिन राती। ये संदेश अपने आप में समरसता का अद्भुत संदेश था। उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने सेवा के भाव से, अपने कृतित्व से एक ऐसा इतिहास रचा कि कई राजा रानी उनके शिष्य थे। वो सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। और इसलिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम पर मैंने ये घोषणा की थी और अब वो घोषणा साकार हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता व अन्य नेता भी शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी उपयोग किया और बाद में प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। इस दौरान दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर 7 सूत्रीय चार्जशीट का हवाला देते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। वहीं इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने
प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से बात की और इस संदर्भ में उनके विचार जानने का प्रयास किया। हम जो आज यहाँ केजरीवाल का इस्तीफा लेने आए हैं, उसके पीछे बहुत गंभीर कारण भी है। और आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं, उसकी एक चार्जशीट आप सबके सामने रख रहा हूँ केजरीवाल के खिलाफ। इस सरकार को दिल्ली में 9 साल हो गए, लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, पिछले 3 सालों में आपने 1100 करोड़ रुपए अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च किए हैं। दिल्ली के विकास के लिए जो रैपिड रेल चलनी है, उसके लिए आप कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते दिल्ली के विकास के लिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ता है कि 415 करोड़ रुपया आप अविलंब जमा कराएं। ये इस सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये बताता है कि ये सरकार दिल्ली के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। अरे रैपिड रेल बनेगी, अलवर पानीपत का रास्ता कम हो जाएगा, मेरठ दिल्ली से आदमी 60 मिनट में पहुंच जाएगा, लोगों का यातायात सुगम हो जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी, व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा, दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को लाभ मिले। ये चार्जशीट में हमारा पहला केजरीवाल पर आरोप है। चार्जशीट में हमारा दूसरा आरोप, दिल्ली में 45 साल बाद इस तरह की बाढ़ आई है कि दिल्ली के दिल को भी वो चोट देकर गई है। और दिल्ली में बाढ़ आई नहीं है, दिल्ली में बाढ़ अरविंद केजरीवाल की कुशासन के कारण लाई गई है। 2 साल से एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं होती है, 2 साल से चर्चा नहीं होती है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए, 2 साल से इस बात की चर्चा नहीं होती है कि यमुना में बाढ़ आ गई तो हमारा रखरखाव कैसा होना चाहिए। आज 25,000 आदमी अगर सड़क पर है तो उसका एक कारण है अरविंद केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल सरकार इस वक्त चौतरफा सभी मुद्दों पर दिल्ली में फेल है और सबसे ज्यादा अभी दिल्ली की जनता पानी से परेशान है। पीने का पानी का प्रबंधन उनका बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे पे चल रहा है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, जहाँ थोड़ा मिलता है वहाँ गंदा मिलता है। तो सवाल ये है कि क्या लोग सीवर का पानी पीने के लिए केजरीवाल को चुने थे? बाढ़ का नियंत्रण उनका बिल्कुल फेल रहा। जल भराव जहाँ होता है वो उसको दूर नहीं कर पा रहे। सीवर लबालब भरे पड़े, उनका कोई ट्रीटमेंट प्लांट हो नहीं लग पा रहा। तो सवाल ये केजरीवाल साहब कर क्या रहे हैं? आप देखिए कि इनका कितना जो मिसमैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन फेल था इनका। वो आप ये देखेंगे कि क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी के नाले थे वो साफ नहीं हुए, जब सीवर लाइनें साफ नहीं हुई, यमुना की सफाई ना होने की वजह से सब बाढ़ की स्थिति आई और दिल्ली की जनता को ये भुगतना पड़ा। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता इकट्ठी हुई और सबने आज केजरीवाल सरकार से हम उनका रेजिग्नेशन मांगते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने वाले थे और उन्होंने दिल्ली की हालत को इतना बेहाल कर दिया। पूरी दिल्ली की जनता, जिस पानी उन्होंने घर घर तक कैसे पहुंचाया वो सबको दिखाई दे रहा है। और आज तो एमसीडी में उनका मेयर है, उन्होंने बड़े नाले पीडब्ल्यूडी ने नहीं साफ करे। पूरी दिल्ली के लोगों को बारिश में जो आहत पहुंचा है और गरीब आदमी के बारे में सोच के देखे कि आज दिल्ली की जनता, दिल्ली में तो ज्यादा बारिश नहीं हुई, जो बाहर की बारिश थी उसको कंट्रोल करने के लिए इनको अपने फ्लड डिपार्टमेंट से काम करना चाहिए था। पर केजरीवाल ने 2 साल से उनके साथ कोई मीटिंग नहीं करी। पूरी दिल्ली का इन्होंने हाल बेहाल कर दिया है। देखिए, पूरी दिल्ली बोल रही है कि जिस प्रकार से आज जो केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के अंदर उन्होंने कैसा वातावरण बना दिया है। जिस प्रकार से पूरी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं बाढ़ की वजह से कितनी भयावह स्थिति थी। दिल्ली के अंदर जिन लोगों को जो उस समय बाढ़ के पानी में डूब रहे थे, जिनको बेसिक सुविधाओं की आवश्यकता थी, उनकी चिंता ना करके केजरीवाल जी बाहर घूम रहे हैं। उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
शिवम्